हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो से ही आगे बढ़ेंगे और जो परिचय अपना चल रहा था वही कंटिन्यू करेंगे उसको कि होता क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हम लोगों ने अभी जो बात की थी पिछले वीडियो में वो की थी कि कोई हम एक काल्पनिक वस्तु ले लेते हैं, कोई एक इमेजिनरी गुड है, वो सारी ही जो वस्तुएं और सेवाएं किसी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये सरलीकरण था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हम देख पा रहे थे बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, तो वो यानी कि कीमत स्तर, तो वो भी लगभग एक जैसा बढ़ रहा होता है। ऐसे हम लोगों ने रोजगार को भी देखा था। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया, इसलिए हम ये सरलीकरण कर पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं ये? इसलिए करते हैं कि कुल उत्पादन और रोजगार स्तर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कुल उत्पादन मतलब टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये इनका संबंध कीमत से, ब्याज दर से, मजदूरी दर से, लाभ से कैसा है। ठीक है, अगर हम ब्याज दर बढ़ाते हैं तो रोजगार स्तर बढ़ेगा या कम होगा। अगर हम ब्याज दर कम करते हैं तो कुल मिलाकर के जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन है, वो बढ़ेगा या घटेगा। इसी प्रकार अगर लाभ ज्यादा अर्न करने की टेंडेंसी है किसी इकोनॉमी में तो क्या होगा। ऐसे ही कीमत कितनी रखी जा रही है गुड्स की जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या फिर जो इनपुट्स हैं जो आगत है उनकी, तो इनको हम लोग पढ़ने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कुल उत्पादन हमारा हमें दिख रहा है कि हम कम हो रहा है और उसको हम मैनेज करना चाह रहे हैं, तो वो हमें पता चले, तरीका पता चले। वो तब पता चल पाएगा जब हम इनका आपस में रिलेशन देखेंगे। ऐसे ही रोजगार स्तर भी, अभी रोजगार बहुत ज्यादा हालत खराब चल रही है काफी समय से भारत में, और वो स्थिति कोविड-19 की वजह से और भी ज्यादा सीवियर होने के चांसेस बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए जिससे कि इन सारी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की जा सके। तो वो पॉलिसीज कैसी होंगी, अगर मैं ज्ञान ही नहीं है, मैं समझ ही नहीं है, तो इस वजह से हम ये सारी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो इतना ज्यादा सरलीकरण होता है कि हमने सारी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक ही वस्तु मान ली है, उससे हम विचलित हो जाते हैं, उससे हम डेविएट करते हैं। क्यों करते हैं? उसके दो तीन कारण हैं। अलग अलग तरह के सिनेरियोज आ रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यह देखना होता है कि दो क्षेत्रकों की, दो सेक्टर की आपस में क्या इंटरडिपेंडेंस है, दो सेक्टर्स आपस में एक दूसरे को किस तरह से निर्भर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए खेती में, जिस साल भी खेती अच्छी होती है उस साल ऐसा देखा जाता है इंडिया में कि जो टू व्हीलर्स हैं, बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, स्कूटर्स तो अब इतना नहीं चलते हैं, लेकिन जो हमारी स्कूटी रहती है, इनकी सेल्स बढ़ जाती है, इनकी बिक्री बढ़ जाती है। तो किस तरह से, अगर खेती में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो किस हिसाब से जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा, इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो हमें खेती को एक तरह से देखना होगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक तरह से देखना होगा। ठीक है, या फिर हम पूरा इंडस्ट्रीज को एक साथ देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक जैसा नहीं देख रहे हैं, हमने इसमें अलग अलग सेक्टर्स पकड़ लिया है। तो हम एग्रीकल्चर को देख रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कैसी है, कुल उत्पादन कैसा है, टोटल प्रोडक्शन कैसा है, और उसके हिसाब से देख रहे हैं कि बाकी सेक्टर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब हम आपस में एक दूसरे के साथ आत्मनिर्भरता देखें, या फिर एक दूसरे का आपस में क्या संबंध है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो सेक्टर्स आपस में टकरा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखा था कि सारे फोर्सेस एक तरफ चल रहे हैं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो सेक्टर्स आपस में टकरा भी रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है किस किस चीज के लिए टकरा रहे हो, कीमत के लिए टकरा रहे हो, कि हम, आप ज्यादा महंगा करोगे तो आप ज्यादा सस्ता करोगे तो मुझे भी सस्ता करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि वो एक दूसरे के सप्लीमेंट से स्थानापन्न हो सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि इनपुट्स के लिए टकरा रहे होते हैं कि आप इंप्लॉइज हायर कर रहे हो, हमें भी इंप्लॉइज हायर करने हैं, लेकिन इंप्लॉइज तो वही लोग हैं, हाउस होल्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो परिवार है वहीं से लोग लेकर के आ रहे हो। तो जो हमारा व्यावसायिक पर्यावरण होता है ना, उस पर्यावरण से ही आप लोगों को हायर करते हो, नौकरी देते हो। अब उसी से दोनों ही तरह के सेक्टर्स को लोगों की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री को भी है, सर्विसेज को भी है। तो हो सकता है कि सेम रिसोर्सेज के लिए झगड़ा स्टार्ट हो। झगड़ा का मतलब ऐसा आपस में आमने सामने नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से सेम रिसोर्सेज को लेकर के दोनों की अगर निगाह है उसके ऊपर, तो वहां पर भी हमें समझना पड़ता है। तो जब ऐसी स्थितियां आती हैं कि हमें किसी दो सेक्टर्स की आपस में तुलना करनी है, आत्मनिर्भरता देखनी है, आपस में संबंध देखना है, उनका आपस में कंपटीशन देखना है, उनका अलग से कंट्रीब्यूशन देखना है इकोनॉमी में, उनको कौन कौन से फैक्टर्स आगे ले जा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से उसमें रुकावट चल रही है, ये सारी जब चीजें देखनी होती हैं, तो हम सिर्फ एक वस्तु नहीं मानते हैं, तो फिर हम अलग अलग थोड़ा थोड़ा सेगमेंटेशन की तरफ चले आते हैं। तो ये जो हमारा इतना ज्यादा सरलीकरण था, उससे हम थोड़ा सा अलग अलग सेक्टर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारी समझ ज्यादा बेहतर तब होती है जब हम उनको अलग अलग करके देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। ऐसे कीमतों के बीच प्रतिद्वंदता होती है। मैंने बताया आपको कि कितना कीमत रखी जा सके अपने आउटपुट्स की भी और कई बार इनपुट्स की भी।
इनपुट की कीमत का मतलब क्या हुआ, किसी को अगर आप सैलरी दे रहे हो तो वो आपके लिए एक तरह की लागत है, तो वो लागत आप कितनी रखोगे, आप कितनी सैलरी दोगे, ये भी डिपेंड करता है कई बार और सेक्टर्स पर भी, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अनस्किल्ड लेबरर हूं, अब मुझे अपने गांव में खेती में काम करने को मिल रहा है, तो मुझे 200 रुपए मिल रहा है हर दिन का। मुझे भी पता चला कि अगर मैं मुंबई में जाकर के डब्बा वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लेता हूं और मुझे थोड़े दिन में अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है कि कौन से कहां पर डब्बे पहुंचाने हैं, तो मुझे वहां पर 500 रुपए मिल रहा है। तो अभी एक ही अनस्किल्ड लेबरर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, खेती में काम करने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल करके सर्विस सेक्टर में चला गया। डिब्बा वालों का जो काम है वो सर्विस सेक्टर में आएगा, कोई उत्पादन कर नहीं रहे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है नहीं। तो 3 सेक्टर्स अगर हम देखेंगे तो एक हो जाता है कृषि, दूसरा हो जाता है उद्योग और तीसरा हो जाता है सेवाएं। तो वो सेवाओं में काम कर रहे हैं। तो एक सेक्टर से इंसान दूसरे सेक्टर में कब चला गया, जब उसको दिख रहा है कि यहाँ पर ज्यादा अच्छे अवसर हैं। तो इस वजह से आपस में क्या होता है, प्रतिद्वंद्विता चल रही होती है। ऐसी पंजाब का केस भी आप देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे जो खेती मजदूर हैं वो जाया करते थे और वहां पर खेतों में काम किया करते थे। लेकिन जब से मनरेगा आ गया है तब से बहुत सारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लेबरर्स हैं वो वहीं पर रहते हैं। तो पंजाब में किसानों द्वारा जो मजदूरों को पैसे दिए जाते हैं तो वो ज्यादा देने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इस तरह से चीजों को पढ़ना चाहेंगे, थोड़ा और माइक्रोस्कोप से थोड़ा और डिटेल में देखना चाहेंगे, तब हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग करके मानना पड़ता है। और वहां पर हम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते कि हम एक ही काल्पनिक वस्तु को लेकर के आगे बढ़ पाए। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्षेत्रों के बीच आपसी संबंध की अब एक और बात है, आप पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को खासतौर से किसी लोकतंत्र में अलग अलग तरह से देख सकते हो। तो एक हो गए सारे हाउस होल्ड्स का मतलब क्या हो गया, इंसान जो परिवारों में रह रहे हैं, और एक पूरा परिवार हो गया। ठीक है। दूसरा आपका होगा कि व्यापार, तो अलग अलग नहीं है, हो सकता है वही इंसान व्यापार भी चलाता हो, लेकिन आप उनको अलग अलग नजरिए से देख रहे हो कि नहीं, आपका एक ही सारे परिवार है एक तरफ, दूसरी तरफ आपका व्यापार है, और तीसरी तरफ सरकार है। ठीक है। सरकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनका आपस में क्या एक दूसरे से रिलेशन है, ये एक दूसरे को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो उसको अगर पढ़ना होता है तब भी हम एक ही वस्तु नहीं मान सकते। ऐसे ही क्या होता है कि कभी कभी जो कोई वस्तु विशेष है ना, उसके विशिष्ट गुणों की उपेक्षा हो जाती है। जैसे क्या क्या बन रहा है इकोनॉमी में, मार्कर भी बन रहा है, लैपटॉप भी बन रहा है, लाइट्स भी बन रही हैं, चावल भी बन रहा है, गेहूं भी बन रहा है, और बैंकिंग भी चल रही है। अब बैंकिंग और चावल को हम लोग एक ही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक ही वस्तु माननी है, और इकोनॉमी में तो सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और हमारा ये अजम्पशन ही क्या था कि हम एक ही मान करके काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें अलग अलग वस्तुओं के विशिष्ट गुणों को देखना पड़ता है। ऐसे में जैसे मान लीजिए बैंकिंग में कोई इंसान है जो क्लर्क बना हुआ है, और एक खेती में करने वाला किसान है, तो उन दोनों का जो श्रम है वो अलग अलग प्रकार का है। उनका जो लेबर है, खेती करने वाले जो इंसान का लेबर है वो अलग प्रकार का है, और बैंकिंग में जो क्लर्क बैठा हुआ है उसका लेबर अलग प्रकार का है। हम दोनों श्रमों को एक जैसा नहीं मान सकते। लेकिन जब हम एक काल्पनिक वस्तु मान रहे थे तो वहां पर ऐसा हो रहा था, पूरा जो औसत श्रम स्तर है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी वस्तु। तो हम वैसा भी मान सकते हैं क्योंकि हम वहां पर इकोनॉमी एज ए होल देख रहे हैं। ठीक है। जैसे आप भारत का मैप देखो, अपने देश का नक्शा देखो, तो अपने देश का नक्शा आपने देखा, अभी गूगल अर्थ एप्लीकेशन है या फिर गूगल मैप्स पे, तो आपने देख रहे हैं कि पूरा देश का नक्शा बना हुआ है। आप ऊपर से आराम से देख रहे हो, अच्छा ऐसा है ऐसा है। तो आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसी नक्शे में अंदर घुस जाओगे तो आपको देखने लगा, अच्छा यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है। अब दिल्ली और मुंबई की आपस में तुलना करा रहे हो। ठीक। तो आपको कहां देखने की जरूरत है, आपकी जरूरत के हिसाब से निर्धारित होगा कि आप एक काल्पनिक वस्तु मान करके चलोगे या फिर थोड़े और ज्यादा उसमें विभाजन कर दोगे। हमारी जरूरत क्या है, उस हिसाब से इन सारी चीजों को डिसाइड करते हैं, और ये सारी चीजें ओवर ए टाइम प्रैक्टिस से आने स्टार्ट होती हैं। ठीक। अच्छा, अब जैसे यही था, मैंने आपको बोला कि चावल उगाना और बैंक में काम करना, इसमें क्या होता है कि उन दोनों के जो प्रोडक्शन की कंडीशंस होती हैं, जो दशाएं होती है उत्पादन की, वो अलग अलग होती हैं। ऐसे ही उनमें जो श्रम का प्रकार होता है ना, वो भी अलग होता है। तो आप एक जैसा नहीं मान सकते तब जब हमें उन दोनों सेक्टर्स को देखना है। आप ओवरऑल देख रहे हो तो मान सकते हो कि यहाँ एक ही वस्तु है, एक ही जैसा श्रम है लगभग, लेकिन जब आप उन दोनों की तुलना करा रहे हो तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि खेती करने वाले इंसान का श्रम का नेचर अलग है और बैंक में बैठने वाले का अलग है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर आप ये जो आपका एकल काल्पनिक वस्तु का एजम्पशन था उसको हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट कर देने का मतलब हल्का कर देते हैं, जब हमें इस तरह की चीजें करनी होती हैं या फिर हमें इस तरह की चीजें करनी होती हैं। अच्छा, लेकिन इसमें भी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम इकोनॉमी को सब कुछ देखने लगे कि अच्छा कितनी दुकानें हैं, कितनी दुकानों में कितनी बिक्री हो रही है,
भारत की सारी दुकानों को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। सारी इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं, सारी फैक्ट्रीज को देख सकते हैं, सारे लोगों को कहाँ का रोजगार मिल रहा है, इसी टाइम पर कोई हो सकता है रोजगार के लिए अप्लाई कर रहा हो, कोई ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा हो, हम सारी चीजें एग्जैक्टली तो देख नहीं सकते हैं। तो वहां पर भी हमें अजम्पशंस लेकर के ही चलने पड़ते हैं और बहुत बड़े अजम्पशंस होते हैं। मतलब वहां पर भी हम सेक्टर्स को जब डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटे सेक्टर को डिवाइड कर पाए, खास तौर से जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की भी के लिए ऑप्टिमल बंडल क्या होगा, उसको सबसे ज्यादा जो उसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता कब मिल रही होगी, इसको हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो वहां पर हम कर सकते हैं एक व्यक्तिगत स्तर पर, यहां नहीं कर सकते। ये है समष्टि अर्थशास्त्र। तो ऐसे में कभी कभी हम एक की जगह, एक हमेशा गलत नहीं है, एक की जगह हम 3 प्रकार की वस्तुओं को देख लेते हैं, और 3 प्रकार की वस्तुएं नहीं, एक्चुअली उसमें एक तरह की सेवा है, 3 सेक्टर्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन सेक्टर्स में काफी हद तक एक रूपता है। जैसे एक पूरा एग्रीकल्चर एंड अलाइड हो गया। एग्रीकल्चर एंड अलाइड का मतलब क्या हुआ? खेती। तो भारत में पूरा जो खेती है हम उसको एक तरह से देख सकते हैं। ऐसे भारत में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको हम एक तरह से देख सकते हैं। और तीसरा होता है सर्विसेज, सेवाएं। सेवाओं में क्या क्या आता है? परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन है, स्टोरेज है, भंडारण हो गया, ठीक है। इसी तरह से बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, बीमा हो गया। तो ये सारा आ जाता है आपका सर्विसेज में। उद्योग में क्या जाता है? आप जो भी चीज बना रहे हो, रॉ मटेरियल लेकर के आए खेती से या फिर कहीं और से भी, फिर आपने उससे कुछ बनाया, जैसे स्टील का हो गया, कार्स आप बना रहे हो, तो यहां पर चीजें बन रही है, ठीक। लेकिन जिस फॉर्म में बन रही हैं उस फॉर्म में नेचर में नहीं मिलता है, और इसमें काफी चीजों को चेंज करना पड़ता है। कंप्यूटर बनाना है तो ये सारी क्या हो गए? इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्री वाली चीज आप रिलेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर में क्या होता है? काफी हद तक प्राकृतिक रूप में जैसी चीजें बन रही होती है उसी को हम लोग बना रहे होते हैं। जैसे गेहूं को आपने उगाना है तो आपने गेहूं उगा दिया, उसका से जो गेहूं मिला वो प्राकृतिक रूप से तो मिलकर के बना है, आपने तो उसमें कुछ मेहनत की, लेकिन वो बहुत हद तक प्राकृतिक रूप में मिलने वाली फॉर्म में ही आपने बनाया हुआ है, तो वो उसको क्या बोल देते हैं? खेती। ऐसे ही आपकी ये जो है दूध जानवरों का पालन होता है, पशुधन रहता है, तो उसमें भी जो मिल्क वगैरह है इनको बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड मतलब उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से प्राकृतिक रूप से चीजें मिल रही है उसको हम लोग लगभग एज इट इज यूज कर रहे होते हैं। तो 3 तरह से हम लोग क्या कर देते हैं? सेक्टर्स को देखना स्टार्ट करते हैं, कृषि, औद्योगिक और सेवाएं। अब आप सोचिए उद्योग भी कितने अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग एज ए होल इनको एक साथ मान सकते हैं। कब? जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। और अभी तो सोचिए इन तीनों को भी अलग नहीं किया हुआ था, इन तीनों को भी मिलाकर के हम एक मान रहे थे। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन ये काफी यूजफुल होता है। हम 3 तरह से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझिए हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लिया है, ठीक है। क्या पढ़ लिया है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी उपभोक्ता के लिए उसको उच्चतम उपयोगिता प्रदान करने वाला वस्तुओं का बंडल कौन सा होगा, तो हम लोगों ने ये नहीं बात की थी कि उसमें महंगाई क्या चल रही है, ठीक है। हमने ये बात नहीं की थी कि अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर क्या है, हमने ये बात नहीं की थी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है। तो जब भी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, परिवर्ती भी बोल सकते हैं। ब्याज दर क्या थी इसकी बात नहीं की थी। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ना, तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के कारकों के ऊपर चर्चा ही नहीं करते, कई बार उल्लेख ही नहीं करते हैं, और कभी करते भी है तो ऐसा मान लेते हैं ये तो गिवन है। क्यों? क्योंकि एक कोई भी व्यावसायिक इकाई पूरी अर्थव्यवस्था में चल रही ब्याज दरों को परिवर्तित नहीं कर सकती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वो हमें गिवन है। गिवन का मतलब होता है कि हमें दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर आपको दे दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्व बल है वो पृथ्वी इतना ज्यादा मास है उसका कि आपको नीचे ही जाना है, तो ये गिवन है। इसके बाद से हम लोग सारी चीजों को डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे या आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में आप 6 मारेंगे तो किस एंगल पर मारेंगे, कितने दम से मारेंगे, उसको मारने के समय पर वेलोसिटी क्या होगी, उसका वेग क्या होगा, उस हिसाब से कहां पर जाकर के गेंद गिरेगी, ये आप कैसे मान लेते हो? क्योंकि वहां पर आपको दिया जाता है ना कि गिवन जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे करके आपको दे दिया जाता है। तो ये गिवन का मतलब क्या है कि ये आपको दे दिया गया है, ऐसा है, मान लो ये है। ऐसे ही जब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ वेरिएबल्स हैं जिसको हम मान लेते हैं कि ये है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन सब सीमाओं के अंदर रहते हुए ही हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अपनी एनालिसिस है वो करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वेरिएबल्स जो है, जैसे कि मुद्रास्फीति है, एक तरह से इन्फ्लेशन समझ सकते हैं इसको, रोजगार स्तर है, ठीक है, आदि को व्यष्टि अर्थशास्त्र में या तो उल्लिखित ही नहीं किया जाता या फिर उन्हें अपरिवर्तित मान लिया था कि ये ऐसा ही रहेगा, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ नहीं कर सकता, ठीक। यहाँ पर एक जनरल इक्विलिब्रियम आता है, आप लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे तो पढ़ेंगे। जनरल इक्विलिब्रियम काफी हद तक क्लोज पहुंच पाता है समष्टि अर्थशास्त्र के, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी चीजें
बहुत इंडिविजुअल लेवल पर होती है, या तो कोई एक व्यक्तिगत स्तर पर ही है या फिर एक व्यक्तिगत व्यावसायिक इकाई, इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, उसको हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक, कभी कभी इंडस्ट्री सेक्टर्स को भी पढ़ लेते हैं, इंडस्ट्रीज को भी पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एकदम रिजिड बाउंड्रीज नहीं होती है। ठीक है, ये बैडमिंटन कोर्ट नहीं है कि आपने जैसे ही एक लाइन से क्रॉस किया, शटल गिर गई, तो अब वो आपका पॉइंट हो गया या दूसरे का पॉइंट हो गया। यहाँ पर बाउंड्रीज थोड़ी सी ब्लर होती है। ठीक, अच्छा, अब समझिए व्यष्टि जो है ना, मांग और पूर्ति और आपूर्ति के व्यक्तिगत जो हम लोगों ने कारक देखे थे, व्यक्तिगत बाजार देखे थे, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज का बाजार है, उसको पढ़ने की कोशिश की थी, या फिर आर्थिक भूमिका निभाने वालों को, इनको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एजेंट्स, इनके बारे में बात की थी। ठीक, अच्छा, तो हम लोग अगर व्यष्टि को पूछा जाए तो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि मांग और पूर्ति कोई कुछ जगह आपूर्ति लिखते हैं, और आपूर्ति ज्यादा सही शब्द है, लेकिन हमारी जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसमें पूर्ति ही लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग पूर्ति भी कई जगह यूज कर लेते हैं। तो मांग और आपूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों और आर्थिक भूमिका निभाने वाले लोगों, आर्थिक भूमिका कौन निभा रहा है? जो कोई डिसीजन ले रहा है, आर्थिक डिसीजन, आर्थिक निर्णय, आर्थिक निर्णय कौन ले रहा है? जो उपभोक्ता है, जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये व्यक्तिगत स्तर पर ले रहा है, और ऐसे ही जो सरकार है वो पूरे देश के स्तर पर ले रही है कि ब्याज दर कितनी रहेगी। ठीक, या फिर हम मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाने का मतलब होता है कि हमने और ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दी और उसको सर्कुलेट कर दिया। तो इस तरह की चीजें, जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नोटबंदी। अब नोटबंदी के टाइम पर क्या हुआ था कि एकदम मनी सप्लाई का शॉक मिला था, एकदम से बंद हो गई थी। तो वो उसका क्या क्या परिणाम हुआ था, और वो एक मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट था। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में उसको पढ़ा जाएगा, उसको हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र के टेक्निक्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यष्टि से मिलकर के ही समष्टि बना हुआ है, तो समष्टि में हम देखने का नजरिया अलग है। ऐसा नहीं है कि व्यष्टि से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, व्यष्टि से ही मिलकर के बना है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप अपने गली वगैरह में घूम रहे हो, ठीक है, आपके आसपास के घर हैं, आप गली वगैरह में घूम रहे हो, तो आप अपने गली में जब घूम रहे हो तो आपको अपना घर दिख रहा है, आस पड़ोसियों का घर दिख रहा है, लेकिन आप घर के थोड़ा दूर 2-3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे जाकर के जब आप देख रहे हो अपने घरों को, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें दिख रही हैं। ठीक, तो वही क्या हुआ, जो घर थे वो अभी भी मैटर कर रहे हैं। क्यों? वो ही तो सारी चीजें मिलकर के बना रहे हैं जो आपको दिख रही हैं, लेकिन अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। अब आप ज्यादा चीजें देख पा रहे हो, लेकिन उतनी स्पष्टता से नहीं देख पा रहे हो जितनी स्पष्टता से आप जब गली में घूम रहे थे तो देख पा रहे थे। तो जब गली में घूमने वाली बात है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसी है, और ऊपर पहाड़ी पर बैठ करके सारी चीजों को देखना है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र को देखने जैसा है। इस तरह की चीज है। अब इसी में हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, उसके पिता बोले जाते हैं एडम स्मिथ, और इन्होंने फ्री मार्केट्स की वकालत की थी। कि एक मूवी आई थी न्यूटन, जिसमें दो मेरे काफी पसंदीदा एक्टर्स रहे हैं, एक राजकुमार राव जी और दूसरे संजय मिश्रा। तो संजय मिश्रा जी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं किनको, जो लोग चुनाव कराने जाते हैं ना, अपने यहाँ भारत में कितने चुनाव होते हैं, तो चुनाव कराने के टाइम पर जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो एक इंसान होता है जिसका नाम होता है न्यूटन, और उन्हीं के नाम पर राजकुमार राव का कैरेक्टर होता है, उनका नाम न्यूटन रहता है। एक्चुअली उनका नाम न्यूटन कैसे पड़ा इसकी भी मजेदार कहानी होती है। तो उनका नाम नूतन होता है, और वो लड़के होते हैं तो उनको लगता है नूतन तो लड़कियों का नाम होता है, तो उन्होंने खुद से ही 10th की मार्कशीट में वो नूतन को बदल करके न्यू और टन कर देते हैं, तो न्यूटन नाम हो जाता है। तो वो करते क्या है, उनसे संजय मिश्रा ये बोलते हैं कि आपको देश की अगर चिंता है तो आप अपना अपना काम अच्छे करते जाओ, सारे लोग अपना अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो देश का भला हो जाएगा। क्या उन्होंने बोला कि आप अपना काम अच्छे से करो, देश का भला हो जाएगा। तो वो बात काफी सही भी लगी, और इसी तरह की बात हमारे एडम स्मिथ साथ ने की थी काफी पहले, 1776 में ये लिख करके चले गए थे। ठीक है, 1773 था शायद, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, या 76 था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की किताब लिखी थी, और उसमें ऐसा कहते थे कि सारे लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर अगर निर्णय लेंगे अपने फायदे के लिए तो पूरे समाज का फायदा होगा। और ऐसा देखा गया, बहुत सारी जगह पर ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि इसमें कुछ कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं का नाम क्या क्या होता है, कुछ कुछ जगह पर मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बाजार है ही नहीं, कुछ जगह पर मार्केट है लेकिन वो फेल कर रहा है। अब इनका मतलब क्या है कि बाजार एग्जिस्ट ही नहीं करता, मार्केट फेल कर रहा है, या फिर कभी कभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी समाज के लिए, तो हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एडम स्मिथ की वाली बात को हम सही नहीं मानते, लेकिन उन्होंने काफी व्यवस्थित तरीके से इकोनॉमिक्स को देखना स्टार्ट किया था, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स खासतौर से देखा जाए। तो उन सारी चीजों का अर्थ क्या है, उनको इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में, किन सारी चीजों की बाजार एग्जिस्ट नहीं करता है, बाजार फेल कर जाता है, और पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, कभी कभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग आगे इसी डिस्कशन में जारी रखेंगे। और ये पूरा चैप्टर ही हमारा इंट्रोडक्टरी है, तो इसमें हम लोग इस तरीके की कहानियों को देख रहे होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड हो रही होगी, और फिर सेकंड चैप्टर से हम लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।